Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Welcome to Online Academy with AD. Okay, सबसे पहले हमने रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में पढ़ा कि रेसिप्रोकल लैटिस क्या है। फिर हमने सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, इन सारी जो है और ऑर्थोरहम्बिक, ठीक है, इन सब की रेसिप्रोकल लैटिस देखी। आज हम जो है वो हेक्सागोनल की रेसिप्रोकल लैटिस देखेंगे कि वो किस तरीके से है। ओके सबसे पहले ये मैंने जो है वो हेक्सागोनल ड्रा की हुई है। अब इसमें मैंने तीन एक्सिस ड्रा की, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस। ओके, अब मेरे पास सबसे पहले यहाँ पे मैं तीन ट्रांसलेशन वेक्टर्स देखूंगा कि मेरी हेक्सागोनल लैटिस की जो डायरेक्ट लैटिस है, जो हेक्सागोनल की रियल लैटिस है, ठीक है, उसके लिए ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या है, ठीक है। फिर मैं उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा, जैसे कि हम जो है 3-4 लेक्चर्स में पहले कर रहे हैं। फिर मैं इसके रेसिप्रोकल लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर देखूंगा और उसके वॉल्यूम को कैलकुलेट करूंगा। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास जो पहला वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए, जो कि इस डायरेक्शन में है। ओके, ये मेरे पास है जी वेक्टर ए, ठीक है। अब वेक्टर बी मेरा इस साइड पे है जी, ये मेरा है वेक्टर बी, और वेक्टर सी मेरा इट इज अलोंग द जी एक्सिस, ये मेरा जी एक्सिस की अलोंग है जी वेक्टर सी। अब मैं वेक्टर ए की बात करूं अगर, तो वेक्टर ए के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, ठीक है। एक इसका कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, इसे हम कहते हैं ए कॉज ऑफ थीटा, ठीक है। अब हमें पता है, मैं आपको पहले ये बता दूं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हेक्सागोनल का मैं थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे ड्रा कर देता हूं, ठीक है। तो हमें पता है एक जो हेक्सागोनल होती है, इसकी कोई सी भी दो साइड्स, इसके दरमियान जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री का जो है इनके दरमियान एंगल होता है। तो मैं अगर इसको दो हिस्सों में डिवाइड करूं, जैसे मेरा वेक्टर है वो यहाँ पे है, ठीक है, ए वेक्टर मेरा यहाँ पे है, तो क्या होगा, इधर भी एंगल 60 डिग्री होगा और इधर भी एंगल 60 डिग्री होगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे दैट ए वेक्टर के दो हिस्से बनेंगे और ए कॉस ऑफ थीटा आना था, थीटा की जगह 60 डिग्री आएगा। इसी तरह दूसरा इसका कंपोनेंट जो है इट विल बी अलोंग द वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, और इसको मैं लिखूंगा ए साइन ऑफ 60 डिग्री। ओके, ए साइन ऑफ 60 डिग्री। तो मेरे वेक्टर ए के दो कंपोनेंट बन गए, ए कॉस ऑफ 60 और ए साइन ऑफ 60। ये अगर इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, वेक्टर ए को मैं इसको लिखूंगा वेक्टर ए इज इक्वल टू ए कॉस ऑफ 60 डिग्री प्लस ए साइन ऑफ 60 डिग्री। अब अगर आप देखें तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए तो वैसे आ जाएगा, cos 60 क्या होता है 1/2 प्लस ए साइन 60 क्या होता है √3/2। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू मैं इसको लिख सकता हूं a/2 प्लस √3a/2, जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। और अलोंग द एक्स एक्सिस है तो i यूनिट वेक्टर, y के अलोंग है तो j यूनिट वेक्टर। मैं यहां पे इसको भी लिख देता हूं, यूनिट वेक्टर्स को भी मेंशन कर देते हैं जी हम, i यूनिट वेक्टर प्लस j यूनिट वेक्टर, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वेक्टर a इज इक्वल टू a/2 i यूनिट वेक्टर प्लस √3/2 a j यूनिट वेक्टर, ठीक है। मैं फिर बता दूं कि वेक्टर a के दो कंपोनेंट बने, a cos ऑफ 60 और a sin ऑफ 60, ठीक हो गया। अब मैंने इनको जो है वो कॉम्बिनेशन में लिखा, तो वेक्टर a इज इक्वल टू a cos ऑफ 60 कहाँ है, x एक्सिस के अलोंग है, तो मैंने i यूनिट वेक्टर लिखा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस अब a sin ऑफ 60 कहाँ है, ये देखिए मेरा y एक्सिस है और a sin ऑफ 60 भी इसी तरफ है, यानी a sin ऑफ 60 y एक्सिस के पैरेलल है, y एक्सिस पे है, तो मैंने लिखा a sin ऑफ 60 j यूनिट वेक्टर, वेक्टर a इज इक्वल टू a आ गया cos 60 1/2 i यूनिट वेक्टर प्लस a sin ऑफ 60 क्या आ जाएगा √3/2 j यूनिट वेक्टर। तो a1 a/2 और ये √3a/2 आ जाएगा, जैसे मैंने यहां लिखा हुआ है। तो ये वेक्टर a को फाइंड करने का मेथड था, ठीक है, कि वेक्टर a कैसे आया इसके इक्वल, ठीक हो गया। इसी तरह अगर मैं वेक्टर b की बात करूं, जो मेरा वेक्टर b है, दूसरा ट्रांसलेशन वेक्टर है मेरे पास, अगर मैं उसकी बात करूं तो वेक्टर b के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक होगा ये वाला,
ठीक है, और एक इस तरीके से होगा। ठीक है, ये जो कंपोनेंट है ये है जी वेक्टर बी। ठीक है, अब है तो ये एक्स एक्सिस पे ही, लेकिन एक्स एक्सिस की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट साइड पे है, और ये जो वेक्टर बी बन रहा है यहाँ पे, इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है? ठीक है, अब इसकी लेंथ तो हाफ ही होगी। ठीक है, ओके, माइनस यानी ए कॉस ऑफ 60 डिग्री आएगा। ठीक है, माइनस ए कॉस ऑफ 60 डिग्री आएगा। उसकी माइनस मैंने क्यों लगाया? क्योंकि बी के भी दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है, लेकिन पैरेलली एंटी पैरेलल होगा। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन राइट साइड पे है और इसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे, तो माइनस ए कॉस ऑफ 60 होगा। इस तरह दूसरा कंपोनेंट है, ये होगा मेरा आई साइन ऑफ 60। ठीक है, क्योंकि ये भी डाउनवर्ड है और वाई एक्सिस की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, इसलिए ये पॉजिटिव है। ये नेगेटिव इसीलिए आया क्योंकि ये जो वेक्टर, ये जो कंपोनेंट बन रहा है, ये एक्स एक्सिस के अपोजिट बन रहा है। जब मैं इनको मिला के लिखूंगा, माइनस ए कॉस ऑफ 60, कॉस 60 1/2 होता है, तो माइनस ए बाई 2 आ गया आई यूनिट वेक्टर, प्लस ए साइन 60 फिर अंडर 3/2, तो अंडर 3a/2 जे यूनिट वेक्टर आ गया। इस तरह अगर मैं वेक्टर सी की बात करूं तो ये सिर्फ जी के अलोंग है, इसलिए मैंने लिखा वेक्टर सी इज इक्वल टू सी के यूनिट वेक्टर मेरे पास आ गया। ठीक है, और इसको आप जो मर्जी ले लें, ठीक है, आप इसको ए भी ले सकते हैं क्योंकि इसने जो है वो खत्म हो जाना है। बहरहाल तो वेक्टर सी इज इक्वल टू सी के, वेक्टर सी की मैग्नीट्यूड सी आ गई, और चूंकि ये जी एक्सिस के अलोंग है तो ये के यूनिट वेक्टर मैंने इसको ले लिया। खैर, तो अब देखें v इज इक्वल, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालना चाहूं तो वॉल्यूम क्या है? a डॉट b क्रॉस c। ओके, आपको मेरे ख्याल में पहले प्रिमिटिव ट्रांसलेशन वेक्टर की समझ आ गई होगी कि वेक्टर a कैसे निकाला, b कैसे निकाला और c कैसे निकाला। अब मैं इसके वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम क्या है? v इज इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c। अब वेक्टर a में क्या है? a/2 अंडर 3a/2, और चूंकि इसमें k यूनिट वेक्टर नहीं है, ये z एक्सिस के अलोंग नहीं है, हमने देख लिया, तो इसलिए 0 आया। ओके, अगर मैं बी वेक्टर की बात करूं तो माइनस a/2, ठीक है, जे के साथ क्या अंडर 3a/2, और चूंकि यहाँ के यूनिट वेक्टर नहीं है, यहाँ फिर मैंने 0 लिखा। सी वेक्टर की बात करें तो इसमें आई और जे दोनों नहीं है, तो मैंने 0 0 लिखा, क्योंकि ये सिर्फ z एक्सिस के अलोंग है। तो z एक्सिस के लिए क्या है? के यूनिट वेक्टर के साथ क्या है? c, तो मैंने यहाँ c लिख दिया। अब इसको सॉल्व करने का मेथड वही है जैसे हम पहले सॉल्व करते आए हैं। v इज इक्वल टू डिटरमिनेंट को मैं सॉल्व करूंगा। ओके, कैसे? प्लस a/2 आ गया इनटू, अब जब मैं a/2 की बात करूंगा तो मैं a/2 को तो मैंने लिख लिया, प्लस a/2 लिख लिया मैंने, ठीक है, लेकिन जिस रो और जिस कॉलम में ये होगा मैं उसको इग्नोर करूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा मेरे पास? अंडर 3ac/2, और माइनस डिटरमिनेंट वाला लगा के 0 0 से मल्टीप्लाई होके क्या आ गया? 0 आ गया, माइनस अंडर 3/2a इनटू, अब जब इसकी बात करेंगे तो फिर ये जिस रो में और जिस कॉलम में होगा उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, अब इसकी बारी, जिस रो में है, पहली रो में तो पहली रो को मैंने इग्नोर कर दिया और दूसरे कॉलम को मैंने यहाँ पे इग्नोर कर देना है, ठीक हो गया। अब मेरे पास रह गया ये माइनस a/2 0 0 और c। तो अब क्या होगा? अब क्या होगा? ये वाली माइनस a/2 c से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। पहले मैं माइनस अंडर 3a/2 को लिख लूंगा, फिर जिस रो और जिस कॉलम है उसको इग्नोर कर दूंगा। उसके बाद माइनस a/2 को मैं c से करूंगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा माइनस ac/2, माइनस 0 0 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास क्या आ जाएगा? 0। ओके, अब यहां तक तो हो गया जी। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये होगा कि फिर अब हम प्लस 0 लिखेंगे। मैंने प्लस 0 लिख दिया इनटू, ठीक है। अब जिस रो में और जिस कॉलम में है उसको मैं इग्नोर कर दूंगा, बाकी माइनस a/2 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? 0 माइनस अंडर 3/2a, ये 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएंगे जी? ये भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। अब v इज इक्वल टू अंडर 3a से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? a² c/2 2 4 माइनस माइनस प्लस अंडर 3a से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा? a²/2 2 4 c इज इक्वल टू 4 एलसीएम ले लेंगे जी हम, तो अंडर 3a² c प्लस अंडर 3a² c, ये आ जाएंगे जी 2 अंडर 3a² c/4, तो 2 1 2 2 2 4, तो अंडर 3a² c/2, ये मेरे पास क्या आ गया? ये मेरे पास वॉल्यूम आ गया डायरेक्ट लैटिस का। हेक्सागोनल की जो डायरेक्ट लैटिस है उसके लिए सबसे पहले हमने ट्रांसलेशन वेक्टर्स लिखे, जिसको हमने यहाँ देखा कि वो कैसे आते हैं।
और फिर हमने क्या किया, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। ये काम तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हेक्सागोनल की जो रेसिप्रोकल लैटिस आती है, अब हम देखेंगे उसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स क्या बनते हैं और वो जो शेप आएगी वो किस किस्म की होगी और उसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, अब रेसिप्रोकल लैटिस के लिए क्या होगा जी, वेक्टर ए हमें पता है 2 पाई बी क्रॉस सी ओवर ए डॉट बी क्रॉस सी। तो इसमें मुझे पता है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये इसको तो मैंने सॉल्व कर लिया, ए डॉट बी क्रॉस सी को। ठीक है, वही वॉल्यूम की जो वैल्यू है वही ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू है। मुझे चाहिए बी क्रॉस सी, तो मैं निकालूंगा बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आई जे के लिखे मैंने। अब बी की वैल्यू कहाँ पे आई है, तो माइनस ए बाई टू आ गया जी आई के लिए। ठीक है, और जे के लिए मेरे पास आ गया अंडर 3a/2। क्योंकि यहाँ के नहीं है तो मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब अगर मैं सी की बात करूं, सी में आई जे नहीं है तो मैंने 0 0 लिखा, और के यूनिट वेक्टर के साथ सी है तो मैंने यहाँ पे सी लिख दिया। ठीक है, इसको भी उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने यहाँ किया भी हुआ है। ठीक है, कि आई यूनिट वेक्टर के लिए इस रो को और पहले कॉलम को हम इग्नोर करेंगे और हमारे पास आ जाएगा अंडर 3ac। जब ये इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, यानी आई वेक्टर की जब मैं बात करूंगा तो मैं पहली रो को और पहले कॉलम को इग्नोर कर दूंगा। ठीक है, मैंने लिखा आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, और अंडर 3ac ओवर 2 माइनस 0 आ जाएगा मेरे पास, माइनस जे यूनिट वेक्टर। जब मैं इसकी बात करूंगा तो फिर मैं पहली रो और दूसरे कॉलम को इग्नोर कर दूंगा, माइनस ए बाई 2 को सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस ए सी ओवर 2 माइनस 0 आ जाएगा। प्लस के यूनिट वेक्टर की जब मैं बात करूंगा तो पहली रो तीसरे कॉलम को छोड़ दूंगा, माइनस ए बाई 2 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा मेरे पास 0, माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 चुकी है यहाँ पे तो ये भी 0 आ जाएगा जी। ओके, अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या रह गया, अंडर 3ac ओवर 2 आई यूनिट वेक्टर। ठीक है, माइनस माइनस प्लस ac ओवर 2 j यूनिट वेक्टर। b क्रॉस c की मेरे पास वैल्यू आ गई। अब मैंने क्या करना है, इसको पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, तो वेक्टर a इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा जी, वेक्टर a इज इक्वल टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे 2 पाई था। ठीक है, अब b क्रॉस c की वैल्यू मेरे पास ये वाली है, अंडर 3 ओवर 2 ac, अंडर 3 ओवर 2 ac i यूनिट वेक्टर प्लस ac ओवर 2 j यूनिट वेक्टर ओवर, अब मैंने क्या करना है जी, a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू पुट करनी है। 2 पाई लिख दिया, b क्रॉस c की वैल्यू पुट हो गई, a डॉट b क्रॉस c की वैल्यू तो वो मैंने यहाँ निकाली हुई थी। इसको सॉल्व किया जब मैंने a डॉट b क्रॉस c को, तो यही वैल्यू जो वॉल्यूम की है वही a डॉट b क्रॉस c की है, तो अंडर 3a स्क्वायर c ओवर 2 आ गया मेरे पास। अब देखें अब क्या होगा कि a इज इक्वल टू, मैंने अंडर 3 ओवर 2 इनमें से कॉमन निकाली। ठीक है, 2 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 पाई अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और अंडर 3 ओवर 2 एक ही टाइम पे मैंने अंडर 3 ओवर 2 ac को इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया ताकि मैं नीचे वाले से कुछ कट कर सकूं। ठीक हो गया, जब मैं अंडर 3 ओवर 2 ac कॉमन निकालूंगा तो यहाँ रह गया i यूनिट वेक्टर। सिर्फ मैंने अंडर 3 ओवर 2 ac को तो बाहर निकाल दिया, i यूनिट वेक्टर बचना चाहिए, और साथ ये 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 पाई i यूनिट वेक्टर आ जाएगा। प्लस अब AC तो मैंने बाहर निकाला, AC और 2 तो बाहर आ गया, लेकिन अंडर 3 भी मैंने कॉमन निकाला हुआ है, अंडर 3 तो यहाँ नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अंडर 3 को अंडर 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दूंगा। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे नहीं था और मैंने कॉमन निकालना था तो मैंने यहाँ से अंडर 3 पे डिवाइड कर दिया। ठीक है, और 2 पाई मल्टीप्लाई हो गया तो क्या आ जाएगा, 2 पाई ओवर अंडर 3 j यूनिट वेक्टर। ठीक है, सिंपल मैथमेटिकल ट्रिक है, जब हाथ से करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ओवर अंडर 3 ओवर 2 a स्क्वायर c आ गया मेरे पास। अब यहाँ देखिए ये अंडर 3 ओवर 2 अंडर 3 ओवर 2 से कैंसल, c से कैंसल, एक a की पावर से कैंसल, बाकी एक a रह गया, तो 2 पाई डिवाइडेड बाय सिर्फ a रह गया, i यूनिट वेक्टर प्लस 2 पाई ओवर अंडर 3, और ये a भी डिवाइड हो रहा है तो साथ में अंडर 3 के a भी लगा दिया, तो 2 पाई ओवर अंडर 3a j यूनिट वेक्टर आ गया मेरे पास। इसी तरह अगर मैं b वेक्टर का फॉर्मूला लगाऊं 2 पाई c क्रॉस a ओवर a डॉट b क्रॉस c और उसको सॉल्व करूं तो फिर मेरे पास b वेक्टर की वैल्यू ये वाली आएगी, माइनस 2 पाई ओवर a i यूनिट वेक्टर प्लस 2 पाई ओवर a अंडर 3 j यूनिट वेक्टर। इसी तरह अगर वेक्टर c के लिए मैं फॉर्मूला लगाऊं 2 पाई a क्रॉस b ओवर a डॉट b क्रॉस c, तो मेरे पास वेक्टर c की वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई ओवर c के यूनिट वेक्टर। तो ट्रांसलेशन वेक्टर मेरे पास मिलते जुलते ही आए।
ठीक है। अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं तो 2 पाई ओवर ए, ठीक है। आई यूनिट वेक्टर प्लस √3 था वहां पे, यहाँ पे जो है वो 1/√3 टाइप आ रहा है, ठीक है। तो इट मींस ट्रांसलेशन वेक्टर मेरे पहले वाले वेक्टर से मिलते जुलते ही आ रहे हैं, जस्ट रेसिप्रोकल आ रहे हैं। इट मींस के हेक्सागोनल लैटिस की जब हम रेसिप्रोकल लैटिस ड्रा करते हैं तो वो भी हेक्सागोनल ही आती है, ठीक है। तो हमने यहाँ से ट्रांसलेशन वेक्टर्स को देख के अंदाजा लगाया कि चूंकि ये बिल्कुल सेम ही आ रहे हैं, जस्ट रेसिप्रोकल आ रहे हैं, इट मींस हेक्सागोनल लैटिस की जब हम रेसिप्रोकल लैटिस लेते हैं तो वो हेक्सागोनल लैटिस टाइप ही आती है। ओके, अब हम इसका वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता है जी, A डॉट B क्रॉस C है इज इक्वल टू, अब A में क्या है 2 पाई ओवर A I के साथ, J के साथ 2 पाई ओवर √3 है, और चूंकि K नहीं है तो मैंने यहाँ 0 लगा दिया, ठीक हो गया। अच्छा, B वेक्टर के लिए I के साथ क्या है -2 पाई ओवर A, J के साथ क्या है 2 पाई ओवर √3 है, और चूंकि यहाँ K नहीं है लिहाजा मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया। अब वेक्टर सी की बात करें तो ना इसमें आई यूनिट वेक्टर ना जे है, तो मैंने 0 0 लगाया, और के के साथ क्या है 2 पाई ओवर सी। अब इसको भी सेम मेथड से सॉल्व करेंगे जैसे मैंने यहाँ पे सॉल्व किया था और यहाँ पे सॉल्व किया था। तो आपके पास वॉल्यूम क्या आ जाएगा 16 पाई क्यूब ओवर √3 a स्क्वायर c। अब मैं अगर गौर से देखूं वॉल्यूम को तो वॉल्यूम यहाँ पे आता है √3/2, ठीक है, a स्क्वायर c, यहाँ √3 a स्क्वायर c नीचे आ रहा है, और 16 भी 2 का मल्टीप्लाई है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2.8 पाई क्यूब। तो यानी वहां √3/2 a स्क्वायर c आ रहा था, यहाँ ऑलमोस्ट 2/√3 a स्क्वायर c आ रहा है। तो वॉल्यूम भी रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम आ रहा है मेरे पास, अगर आप गौर करें तो रेसिप्रोकल लैटिस का जो वॉल्यूम आ रहा है वो डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम के रेसिप्रोकल ही आ रहा है। जो हमने पहले दिन कहा था कि रेसिप्रोकल लैटिस का वॉल्यूम डायरेक्ट लैटिस के वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो इट मींस ये सारे जो है वो प्रॉपर्टीज ओबे हो रही हैं, और हमने ये भी देखा कि हेक्सागोनल की जो रेसिप्रोकल लैटिस है वो हेक्सागोनल ही है। तो आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि सबसे पहले हमने इसमें ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकालने हैं, वही 4 काम जो पहले हम 4 लेक्चर्स में करते रहे हैं, 4-5 लेक्चर्स में, कि हमने सबसे पहले डायरेक्ट लैटिस जो है हमारे पास हेक्सागोनल की, ठीक है, उसके ट्रांसलेशन वेक्टर्स निकालने हैं, उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। उसके बाद हमने रेसिप्रोकल लैटिस का जो है वो उसके ट्रांसलेशन वेक्टर निकाले A, B एंड C, और उसका वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो हमने देखा कि ट्रांसलेशन वेक्टर्स और वॉल्यूम जो रेसिप्रोकल लैटिस का है वो डायरेक्ट लैटिस के ट्रांसलेशन वेक्टर्स और वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था, और जो हमें रेसिप्रोकल लैटिस मिलती है वो भी हेक्सागोनल टाइप ही होती है, ठीक है। इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज।